सो जो मेल्टिंग पॉइंट है, रेंज है, वो क्या होती है 1000 से लेके 1200 केल्विन तक। लेकिन जो हमारा समैरियम होता है वो मेल्ट करता है किस पे, 1623 केल्विन पे। ठीक है। दे हैव टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हमारे लेंथेनाइड्स होते हैं वो क्या होता है, उनका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है और वो गुड कंडक्टर्स होते हैं किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में और हीट को कंडक्ट करने के लिए बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट फॉर EU एंड YB। जो डेंसिटी है या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्मूथली चेंज करती हैं एक्सेप्ट किसके अलावा, यूरोपियम और वाइबियम या टर्बियम, एंड ओकेजनली फॉर समैरियम एंड TM। Many trivalent lanthanide ions are colored but both in solid state and in aqueous solution। मतलब जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं वो ट्राईवेलेंट आयंस, इसका मतलब क्या है, लैंथेनाइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर भी और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी। द कलर ऑफ दीज आयंस में बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन। और जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, F इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होता है, D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसी तरीके से जब F इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हमारे इसके अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, जो लेंथेनाइड्स हैं उसके अंदर, तो उसी वजह से वो कलर भी शो करते हैं। Neither La3+ और Lu3+ ion show any color but rest do so। अब La3+ क्या है, La3+ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। और जो हमारा Lu3+ है उसके अंदर कितने होते हैं, F14, मतलब फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये कोई भी कलर शो नहीं करते हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे कलरलेस कंपाउंड्स, lanthanoids। However, absorption bands are narrow probably because of excitation within F levels। मतलब जो इनके absorption band होंगे ना, absorption bands स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो क्या होंगे, नैरो होंगे। नैरो का मतलब होता है ऐसे, यूं पीक दिखाई देगी इसके एब्जॉर्प्शन बैंड में। बल्कि जो D का एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, D ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, ब्रॉड बैंड होता है। लेकिन F ब्लॉक का क्या होता है, ये होता है एक नैरो बैंड। बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन विद इन F लेवल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्साइटेशन किसके अंदर होता है, F लेवल्स के अंदर। क्योंकि F लेवल्स क्या होंगे, आपस में पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ईजीली हो जाता है एक दूसरे के अंदर। द लैंथेनॉइड्स आयंस अदर देन F0 टाइप, मतलब F0 टाइप को छोड़ के, F0 टाइप कौन सा हो गया, La3+ एंड Ce4+, और F14 टाइप कौन सा हो गया, Yb2+ और Lu3+। ये क्या होते हैं, सब पैरामैग्नेटिक होते हैं इन चारों को छोड़ के। द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड आर अराउंड 600 किलोजूल पर मोल। मतलब पहली आयनाइजेशन इंथैल्पी हमारे लैंथेनाइड्स की क्या होगी, 600 किलोजूल पर मोल। और जो सेकंड होती है वो 1200 किलोजूल पर मोल के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम, जो कि कंपेरेबल किससे होगी, कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी से। अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ वेरिएशन ऑफ थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इंडिकेट्स दैट exchange enthalpy consideration as in 3D orbital of the first transition series appear to impart a certain degree of stability to the empty, half-filled or completely filled orbitals in the F level। जैसे क्या हुआ था, D ऑर्बिटल्स के अंदर क्या था, D0 हो गया, ये क्या हो गया, D5 हो गया, ये क्या हो गया, D10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे होंगे ना, तो इनकी क्या थी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही थी, क्योंकि कम्प्लीटली अनफिल्ड हो, या तो एम्प्टी हो, या फिर हाफ फिल्ड हो, या फिर फुल्ली फिल्ड, तो वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। अब जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं वो 3 पॉजिटिव के अंदर क्या होते हैं, कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे F0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, या F7 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, या F14 के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। तो अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो वो क्या हो जाएंगे, हाईली स्टेबल हो जाएंगे। इस वजह से जो Ln3 पॉजिटिव, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। दिस इज इंडिकेटेड फ्रॉम द एबनॉर्मल लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनम, गैडोलियम एंड ल्यूटेरियम। और ये किस मतलब कौन इंडिकेट करता है, एबनॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा लो वैल्यू होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, किस में, लैंथेनम के अंदर, गैडोलियम के अंदर और ल्यूटेरियम के अंदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो लैंथेनम किस में हो जाएगा, F0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस में, अभी मैंने बताया था, जैसे ये लैंथेनम हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो F0 कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, गैडोलियम में F7 कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा और ल्यूटेरियम क्या हो जाएगा, F14। तो ये क्या हो रहे हैं, स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसी वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो रहा है, बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी वजह से इनकी लो वैल्यू होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आई होप समझ में आया होगा। इन द केमिकल बिहेवियर इन जनरल, मतलब इनके केमिकल बिहेवियर को अगर हम चेक करें जनरली, तो जो अर्लियर मेंबर्स होते हैं सीरीज़ के वो क्या होते हैं, क्वाइट रिएक्टिव। जैसे कि कैल्शियम रिएक्टिव होता है ना, उसी तरीके से जो स्टार्टिंग के मेंबर्स होते हैं हमारे लैंथेनम सीरीज़ के, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लैंथेनॉइड्स का, वो कैसे बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम बिहेव करता है, मतलब प्रॉपर्टीज़ जैसे एल्यूमिनियम शो करता है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हमारे लैंथेनॉइड्स भी शो करते हैं। वैल्यू ऑफ ई नोट फॉर द हाफ रिएक्शंस, मतलब ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ रिएक्शन के लिए कैसे क्या क्या वैल्यू आएगी वो अब हम नीचे देखेंगे। अब Ln3+ है तो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और क्या हो जाएगा, Ln सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल हमारा दिया जाएगा। तो इसकी क्या रेंज होगी, इसकी रेंज होगी -2.2 से लेके -2.4 वोल्ट तक। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर यूरोपियम फॉर विच द वैल्यू इज़ -2 वोल्ट। और एक्सेप्शन क्या है हमारा, EU यूरोपियम, इसकी क्या होती है, इसकी ई नोट की वैल्यू क्या होगी, -2 वोल्ट। तो जो एक्सेप्शंस हैं उन्हें हम हाईलाइट कर देंगे ताकि अलग से लिखा जाए और ध्यान रखा जाए। दिस इज़ ऑफकोर्स अ स्मॉल वेरिएशन, और ये क्या है, एक छोटा सा वेरिएशन है। ऐसा क्यों हुआ, a small variation, the metal combined with hydrogen when gently heated in the gas। अब जो हमारा मेटल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेता है, कब, जब हम उसे हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, गैस की प्रेजेंस में। द कार्बाइड्स और कार्बाइड्स Ln3C, Ln2C3, Ln C2, ये क्या है, इनके फॉर्मूलाज हैं। जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके लैंथेनाइड्स कार्बाइड्स बनाते हैं वो आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल आर हीटेड विद कार्बन। और जब कार्बन के साथ मेटल को हीट करेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है इस फिगर के अंदर कि अगर लैंथेनॉइड्स क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो LnOH होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं लैंथेनॉइड्स और H2 गैस रिलीज़ हो रही है। अब हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन हो गया, जैसे X2 क्या हो सकता है, Cl2 या Br2, ऐसे करके हमारे हेलोजन होंगे तो ये क्या कर देंगे, LnX3 ट्राई हेलाइड्स कंपाउंड बना लेंगे। अब कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो कार्बाइड बना रहा है, लैंथेनाइड कार्बाइड। अब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्राइड कंपाउंड बन रहे हैं। सल्फर के साथ लैंथेनॉइड्स को रिएक्ट करेंगे तो Ln2S3। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो Ln2O3, मतलब ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से एसिड की प्रेजेंस में लैंथेनाइड क्या करेगा, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट मतलब इवॉल्व होगी। ठीक है, जो कि जनरल हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, H2 गैस को रिलीज़ करते हैं, कब, जब एसिड के साथ रिएक्शन हो। अब नेक्स्ट डेलिब्रेट, और ये सारी चीज़ें क्या कर रखी है यहाँ पे वर्डिंग के अंदर। यहाँ पे जो ये है ना, ये जो है पिक्चर केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स, यहाँ पे वर्डिंग में है और यहाँ पे क्या है, पिक्चर की फॉर्म में दिखा दिया। अब लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन कब, जब डाइल्यूट एसिड या फिर बर्न करेंगे
हेलोजन के साथ तो क्या बना लेंगे, हैलाइड्स, ठीक है। दे फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड्स बनाएंगे हमारे लैंथेनॉइड्स, और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे कब, द हाइड्रोक्साइड आर डेफिनेट कंपाउंड्स नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। और जो ये हमारे हाइड्रोक्साइड है ना, MOH होल थ्राइस, ये क्या होते हैं, डेफिनेट कंपाउंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं। दे आर बेसिक लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। और इनका नेचर क्या होगा, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। उसी तरीके से जो हमारे लैंथेनाइड्स के हाइड्रेट्स होंगे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। और जनरल रिएक्शंस डिपिक्ट कर रखी है 4.7 के अंदर। अब है द बेस्ट सिंगल यूज़ ऑफ द लैंथेनॉइड्स इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर द प्लेट्स एंड पाइप्स। मतलब जो बेस्ट सिंगल यूज़ होता है ना हमारे लैंथेनॉइड्स का, कि ये कहाँ पे मतलब यूज़ होता है, तो ये क्या होता है, एलॉय स्टील्स बनाने के लिए क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, ठीक है, ताकि प्लेट्स बनाई जा सके, पाइप्स बनाई जा सके, किसकी, एलॉय स्टील की। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जितना इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं ना उतना इम्पोर्टेंट कर लो, क्योंकि क्या है, ये हमेशा हर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे हमेशा पूछा जाता है। वेल नोन एलॉय, एक वेल नोन एलॉय है, तो वो क्या होगा, मिक्स्ड मेटल। ये कंसिस्ट करता है क्या, लैंथेनॉइड मेटल को 95% और आयरन को 5%। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि मिक्स्ड मेटल का कंपोजिशन क्या होगा। और ऑप्शंस में दे देंगे, फर्स्ट ऑप्शन लैंथेनॉइड मेटल्स 95%, आयरन 5%, और फिर बाद में आयरन की जगह जिंक दे दिया, कॉपर दे दिया, या फिर कोई और एलिमेंट दे दिया। और कुछ ट्रेसेस होंगे किसके, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद करना है वो ये है, मिक्स्ड मेटल कंटेन करता है, एक तो लैंथेनॉइड मेटल कितना 95% और आयरन कितना 5%। तो ये तो टिप्स पे याद कर लेना, ठीक है। अ गुड डील ऑफ मिक्स्ड मेटल इज़ यूज्ड इन Mg बेस्ड अलॉयज। मतलब एक अच्छी डील किसकी, मिक्स्ड मेटल की। ये देखो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। A good deal of mixed metal is used in Mg-based alloys to produce bullet shell and lighter planes। मतलब जो हमारे मिक्स्ड मेटल है वो यूज़ कहाँ पे होता है, Mg बेस्ड, मतलब मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज़ के अंदर, ठीक है। क्यों, क्या बनाने के लिए, बुलेट बनाने के लिए, शेल्स बनाने के लिए, जो गोली होती है ना उसके ऊपर के जो शेल होते हैं वो बनाने के लिए, या फिर लाइटर की फ्लेम्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों के अंदर क्या यूज़ होता है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। मतलब कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड्स किसके, लैंथेनॉइड्स के, उन्हें यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट की तरह पेट्रोलियम क्रैकिंग के अंदर। सम इंडिविजुअल एलन ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस। मतलब कुछ लैंथेनॉइड की ऑक्साइड्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं एज फॉस्फोरेसेंस। मतलब जो फॉस्फोरस का मतलब ये फॉस्फोरस नहीं है जो कि हमारा एलिमेंट होता है 15, ये फॉस्फोरस नहीं है, ये क्या होता है, जो लाइट एमिटिंग सब्सटेंस होता है ना टीवी के अंदर, जो टीवी स्क्रीन के अंदर, जैसे वहाँ पे पढ़ा था हमने कैथोड रेज, एनोड रेज के अंदर पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल ZNS लगा दिया था ताकि वो स्क्रीन थी वो क्या दिख रही थी हमारी, उसके अंदर लाइट रेज पास होती दिख रही थी। सेम क्या होते हैं, फ्लोरेसिंग सरफेस होता है या फिर फॉस्फोरस, इनको यूज़ किया जाता है टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर ताकि जो हमारी फिल्म है वो दिखाई दे, तभी तो हमारे टेलीविज़न वर्क करते हैं ना। अब नेक्स्ट आ गया अपना एक्टिनॉइड्स। जैसे लैंथेनॉइड्स था उसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स के अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और इसके अंदर एक्टिनियम को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं एक्टिनॉइड्स, सबसे पहली बात तो क्या है, थोरियम से लेके Lr तक, ठीक है। द नेम, सिंबल और कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं यहाँ पे, लॉरेंशियम लास्ट है,
ठीक है। अब हमारा एक्टिनियम जो 89 है उसे हम इंक्लूड करेंगे एफ़ के अंदर, लेकिन एफ़ एलिमेंट्स के अंदर, एक्टिनॉइड्स के अंदर क्यों नहीं शामिल किया जाता? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये क्या है 6d17s2, मतलब एफ़ के अंदर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। F0 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब F के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर F के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसे कैसे लैंथेनॉइड्स बोल देंगे? लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना एक्टिनियम की, वो बिल्कुल मैच कर जाती किससे? एक्टिनॉइड से। इसी वजह से इन्हें एक्टिनॉइड के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो वो 90 से लेके कहाँ तक होंगे? 103 तक। लास्ट है लॉरेंशियम और 90 सबसे पहला है थोरियम, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, क्योंकि सीधा पेपर के अंदर पूछ लेंगे। जैसे कि क्या हो गया, ये हमारा थोरियम ही पूछ लिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अब ये सिंपल M है, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब M3+ के अंदर कितने होंगे, M4+ के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। बाकी लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा पूछी जाती है, इसकी थोड़ी सी कम ही पूछी जाती है, तो लेकिन याद करना ज़रूरी है। तो ये आपका होमवर्क है, आप याद करोगे। जैसे लैंथेनॉइड्स को याद किया था ना, द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं इनकी स्टडी क्यों मतलब डिफ़िकल्ट क्यों होती है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर हम मतलब जो स्टडी करने वाला बिना प्रॉपर सेफ्टी के इसके पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि इनकी रेडिएशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था ना, तब आज तक भी वो होता है ना, वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? विकलांग टाइप के होते हैं, मतलब किसी में किसी टाइप का डिफेक्ट हो गया, किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, किसी के हार्ट डेवलप नहीं हो रहे, तो इसका क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, तो ईज़िली इनके पास जाना ठीक नहीं रहता। तो साइंटिस्ट भी बहुत ऑब्जर्वेशंस, मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ करके तब ऑब्जर्व करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। अब जो एक्टिनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। द अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ, मतलब जो पहले के एलिमेंट्स हैं जैसे थोरियम वगैरह, ये क्या होती है? इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। और जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, द लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट्स फ्रॉम लॉरेंशियम। और जो बाकी के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? उनकी हाफ़ लाइफ सिर्फ या तो 1 दिन हो, या फिर लॉरेंशियम है हमारा, उसकी हाफ़ लाइफ कितनी है? सिर्फ 3 मिनट की है, ठीक है। द लेटर मेंबर्स कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज़। और जो पीछे के मेंबर्स होते हैं ना, जो ये लास्ट में है, इनको कैसे कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाया जा सकता है? सिर्फ नैनोग्राम्स के अंदर बनाया जा सकता है, मतलब 10⁹, ठीक है। दीज फैक्टर रेंडर देयर स्टडी मोर डिफ़िकल्ट, और इसी वजह से क्या होता है? इनकी स्टडी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछे कि क्या होगी, तो ऑल एक्टिनॉइड्स आर बिलीव्ड टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2 एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5m एंड 6d सबशेल। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वेरिएबल मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए किसके अंदर आ जाएंगे? 5f और 6d सब शेल। मतलब इन तीनों शेल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं। द 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मली एडिड टू 5f, दो नॉट इन थोरियम Z90, बट from Pa onwards the 5f orbital are complete at element 103। मतलब जो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 90 से शुरू करेंगे, हमारा जो थोरियम है पहला एलिमेंट एक्टिनॉइड्स का, तो वहाँ पे क्या होता है? मतलब 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जाता, वो कहाँ पे आ जाता है? 6d और 7s2 के अंदर, ठीक है। अब बाकी के जो होंगे ना, Pa से लेके आगे तक के जो लास्ट एलिमेंट 103 है, वहाँ तक क्या होंगे? 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हो जाएंगे। द इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स लाइक दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स आर रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ F0, F7 एंड F14 ऑक्यूपेंसी ऑफ 5f ऑर्बिटल। अब क्या है?
इरेगुलरिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, जैसे लेंथेनॉइड्स में थी ना F0 F7 F14, तो उसी तरीके से हमारे एक्टिनॉइड्स के अंदर भी है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AM एंड CM आर, जो हमारी AM है और CM है, AM और CM का नाम देख लेते हैं हम क्या है। तो AM अमेरिसियम और QEM CM, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5f7 7s2 5f7 61 7s2। तो इनके अंदर क्या है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? F7 F7, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखी है नहीं, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर आ जाएगी, तो इसे थोड़ा सा याद कर लिया जाए तो अच्छा है। AM की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Rn, ठीक है, 5f7 7s2। और जो CM की है वो क्या है? क्यूरियम की Rn 5f7 61 7s2। क्योंकि NCERT की सीधी लाइन बाई लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लाइन बाई लाइन पढ़ो। Although the 5f orbitals resemble the 4f orbitals in their angular part of wave function, मतलब जो 5f ऑर्बिटल है ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं 4f ऑर्बिटल से, क्योंकि वेव फंक्शन तो सेम रहेगा है एंगुलर पार्ट का, सिर्फ क्या है आगे ये 5 है और यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, ऑर्बिटल तो सेम है ना f ऑर्बिटल। They are not as buried as 4f orbitals and hence 5f electron can participate in bonding to a far greater extent। मतलब जो हमारे 4f के थे वो तो यहाँ पे थे, जैसे 4f हो गया, फिर s था, फिर d था, यूँ थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं वहाँ पे F5f क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, तो वो बॉन्डिंग के अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आयनिक साइज़, इनके आयन का साइज़। द जनरल ट्रेंड इन लेंथेनॉइड्स इज़ ऑब्जर्वेबल इन एक्टिनॉइड्स एज वेल, मतलब जो हमारा जनरल ट्रेंड है लेंथेनॉइड्स का वो एक्टिनॉइड्स के अंदर भी शो करेगा आयनिक साइज़, ठीक है। दिस इज़ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज़ ऑफ एटम और M3+ आयन अक्रॉस द सीरीज़, मतलब ये क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्रीज़ होता है, मतलब जैसे लेंथेनॉइड्स में ऊपर से लेकिन टॉप टू बॉटम हम जा रहे थे, नहीं टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ़्ट से राइट जब हम जा रहे थे लेंथेनॉइड्स के अंदर, तो क्या हो रहा था? साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था M3+ आयन का। उसी तरीके से एक्टिनियम है, ठीक है, जब हम 90 से लेके 103 इस साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा जो साइज़ है आयंस का वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और ये किस वजह से होगा? जैसे लेंथेनॉइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थी, उसी तरीके से एक्टिनॉइड्स में क्या होगा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाई जाएगी, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज़ हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शील्डिंग बाई 5f इलेक्ट्रॉन्स, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगी इस सीरीज़ के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 5f इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? पुअर शील्डिंग शो कर रहे हैं। अब है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे लेंथेनॉइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट थी वैसे ही इसके अंदर। दिस इज़ अ ग्रेटर रेंज ऑफ, मतलब बहुत सारी रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है किसके अंदर? हमारे एक्टिनॉइड्स के अंदर। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5f 6d 7s लेवल्स होंगे कंपेरेबल एनर्जी के, मतलब आसपास सी एनर्जी होगी इनकी, तो इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो जो नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनॉइड्स की वो 4.11 टेबल के अंदर दिखा रखी है। द एक्टिनॉइड शोज इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड्स की तरह एक्टिनॉइड्स भी क्या करेंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। The element in the first half of the series frequently exhibit higher oxidation state। अब जो एलिमेंट होते हैं पहले हाफ सीरीज़ के अंदर वो क्या करते हैं? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है थोरियम की वो क्या होगी? +4 से +7 तक। तो ये अंडरलाइन कर लो, जो ये मेन पॉइंट है ना वो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये सीधा क्या पूछ लिया जाता है। रिस्पेक्टिवली इन PA, U एंड NP
मतलब ये थोरियम की नहीं दे रखी है, सिर्फ ये ऐसे बता रखा है जैसे कि थोरियम की क्या होगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +5 किसकी होगी Pa की, ठीक है। +6 किसकी होगी U की, +7 किसकी होगी Np, ठीक है। बट डिक्रीज इन सक्सेसिव एलिमेंट्स पर क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। The actinoids resemble lanthanoids in having more compounds in +3 state than in +4 state। मतलब जो actinoids वो बिल्कुल सिमिलर टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन शो करेंगे जैसे लैंथेनॉइड शो कर रहे थे। इन हैविंग मोर कंपाउंड्स मतलब ज़्यादा कंपाउंड्स किस में होंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बजाय कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब जो +3 और +4 आयंस होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर जाएंगे। ऐसा क्यों, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ऐसा इस वजह से बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द एक्टिनॉइड्स इज सो अनइवन एंड सो डिफरेंट फॉर द फॉर्मर एंड लेटर एलिमेंट्स, इट इज़ unsatisfactorily to remove their chemistry in terms of oxidation state, ठीक है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एक्टिनॉइड्स के अंदर वो क्या होता है, अनइवन होता है। तो जो डिफरेंट होंगी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले और बाद के एलिमेंट्स के अंदर वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिव्यू देंगी हमारे केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे ये यहाँ पे। तो अब आगे मेन बात, ठीक है। मेन बात क्या होगी कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कौन से एलिमेंट होते हैं एक्टिनॉइड्स के अंदर, तो ये चीज़ मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। एक तो नेपच्यूनियम, एक Pu, ठीक है। Pu का नाम शायद प्लूटोनियम होगा, एक सेकेंड, हाँ Pu प्लूटोनियम, Np नेपच्यूनियम। तो ये क्या होंगे, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एक्टिनॉइड्स हैं। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे यूरेनियम होगा और Am हो गया, ठीक है, अमेरिशियम। तो ये चीज़ें याद रखने की, और ज़्यादा एक्टिनॉइड्स में इतना कुछ याद करने का है नहीं है सच, तो ऑप्शनल टाइप में आ सकते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपैरिजन करेंगे लैंथेनॉइड्स के साथ, मतलब लैंथेनॉइड्स से क्या क्या सिमिलरिटी, क्या क्या अलग हैं और क्या वेरिएशन होंगे। अब जो एक्टिनॉइड्स मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्वरी होते हैं अपीयरेंस के अंदर, सेम लैंथेनॉइड्स भी थे, बट डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की होती है। द स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द मेटेलिक रेडियाई विच आर फार ग्रेटर देन लैंथेनॉइड्स। मतलब जो रेडियाई होगा हमारा वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किससे, लैंथेनॉइड से, एक्टिनॉइड का। तो इसी वजह से क्या होता है, इनके जो मेटेलिक रेडियाई है ना वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स की वेरिएबिलिटी पॉसिबिलिटी बन जाती है और अलग अलग स्ट्रक्चर ये शो करते हैं एक्टिनॉइड्स। अब जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब बहुत जल्दी से ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, और कब, जब ये बहुत ज़्यादा थिन टाइप में, अब जैसे एक तो है यूं पत्थर टाइप हो, एक हो पाउडर टाइप, तो पाउडर के ऊपर क्या हो जाता है, जो सरफेस केमिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। तो जितना छोटा इन एक्टिनॉइड्स को तोड़ोगे ना आप, इनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन दैम for example gives a mixture of oxide and hydrides, and combination with most known metal takes place at moderate temperature। मतलब जो एक्शन होता है बॉइलिंग वाटर का इनके ऊपर, मतलब अगर गर्म पानी के अंदर एक्टिनॉइड्स को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। मतलब क्या करेंगे, एक तो मिक्सचर दे देंगे ऑक्साइड का, मतलब एक्टिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, एक एक्टिनियम हाइड्राइड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नोन मेटल टेक प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। और एक्टिनॉइड्स क्या करेंगे, जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर देंगे, कब, जब मॉडरेट टेम्परेचर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल बट most are slightly affected by nitric acid owing to formation of protective oxide layer alkalis and have no action।
अब ये चीज़ याद रखने वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो HCl एसिड है ना वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हर मेटल के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड, मतलब जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है उससे इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता हमारे एक्टिनॉइड्स का। ओइंग टू फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब HNO3 को रिएक्ट करवाएंगे एक्टिनॉइड्स के साथ तो क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब ऑक्साइड की एक लेयर बना देंगे जिसकी वजह से एल्कलीज हैव नो एक्शन, और जो हमारे एल्कलीज होंगे उसके ऊपर क्या होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एक्टिनॉइड्स की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, किसके कंपैरिजन में, लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में। ऑल्दो जो वेरिएशन है इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड्स विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5f इलेक्ट्रॉन इज रफली पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स फॉर द एक्टिनॉइड्स, द लेटर हैव हायर वैल्यूज, ठीक है। हालांकि जो वेरिएशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एक्टिनॉइड्स की वो किस पर डिपेंड करेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5f इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी किसके, टू द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट, मतलब जैसे लैंथेनॉइड्स के अंदर होगी वैसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसके अंदर एक्टिनॉइड्स के अंदर भी होगी, लेकिन जो लैंथेनॉइड्स की होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। It is evident from the behavior of actinoids that the ionization enthalpy of earlier actinoids, though not accurately known, but are lower than the early lanthanoids। मतलब क्या होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अच्छे तरीके से नोन तो नहीं होती, लेकिन क्या होती है लैंथेनॉइड से तो कम ही होती है। This is quite reasonable since it is to be expected that when 5f orbital are beginning to be occupied, they will penetrate less into inner core of the electrons। मतलब इसका रीज़न क्या माना जा सकता है कि जो 5f ऑर्बिटल हैं जो शुरू के हैं वो ऑक्यूपाई होंगे, दे विल पेनिट्रेट, वो क्या करेंगे, इनर कोर के अंदर कम पेनिट्रेट करेंगे, तो जो 5f इलेक्ट्रॉन है विल बी मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन 4f इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से क्या होगा, जो 5f के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिवली शील्ड होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज से, किसके कंपैरिजन में, 4f इलेक्ट्रॉन्स के, टू कोरस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड्स। अब हमारे जो एक्टिनॉइड्स है वो 5f इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं और एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड क्या करते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज़्यादा होगी किससे, 5f से। बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड दे आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन द एक्टिनॉइड्स। और जो हमारे एक्टिनॉइड्स, अब देखो लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, ये बाहर होते हैं, बाहर नहीं होते 4f के यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये अंदर की तरफ होते हैं, बाहर S और D होता है। लैंथेनॉइड्स के अंदर हो गए 5f वाले इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होंगे न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर, तो ये क्या करेंगे, इतनी शील्डिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे क्या होगी, शील्डिंग ज़्यादा होगी, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कम पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि शील्डिंग हो रही है, यहाँ पे क्या है, ये बाहर की तरफ है तो ज़्यादा शील्डिंग नहीं है, तो इस वजह से क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे एक्टिनॉइड्स वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स विद द लैंथेनॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्कस अबव। अब ऊपर हमने क्या किया, डिस्कशन किया था किस चीज़ का, कंपेयर की थी हमने क्या, प्रॉपर्टीज़ को, कि अलग अलग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स की। reveals that the behavior similar to that of lanthanoids is not evident until the second half of the actinoid series। मतलब अगर हमने फर्स्ट हाफ सीरीज़ के एक्टिनॉइड्स को देखा था तो वो क्या थे, सिमिलर नहीं थे लैंथेनॉइड से। However, even the early actinoids resemble the lanthanoids in showing close similarities with each other। मतलब जो अर्ली एक्टिनॉइड्स हैं वो क्या कर रहे थे, कुछ कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी किससे, लैंथेनॉइड से, क्या शो करने के लिए, कुछ क्लोज सिमिलरिटी एक दूसरे के साथ। इन ग्रेजुअल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ विच डू नॉट एंटेल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कुछ ग्रेजुअल वेरिएशन थी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एंटेल नहीं कर रही थी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब जो lengthenoid and actinoid contraction have extended effects on the sizes and therefore the properties of elements succeeding them in their respective period. ठीक है, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है उनके क्या थे, एक्सटेंडेड इफेक्ट थे, किसके ऊपर, साइज़ के ऊपर. ठीक है, क्योंकि साइज़ क्या हो रहा था, इनकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा था. देयरफॉर जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, सक्सीडिंग दैम इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, तो वो क्या कर रही थी, बढ़ रही थी. कब, उनके खुद के रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर. द lengthenoid contraction is more important because chemistry of elements succeeding the actinoids are much less known at the present time. अब जो lengthenoid contraction है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि actinoids क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं और क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव. तो इस वजह से इन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता और lengthenoids को पढ़ा जाता है. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि नेम द मेंबर ऑफ lengthenoid सीरीज विच इज़ नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब ऐसा कौन सा lengthenoid का एलिमेंट था जिसने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की थी. तो ये क्या था, हमारा एक्सेप्शन भी था. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, तो याद रखना. सी क्या होता है, 4+ के अंदर प्रेजेंट होता है. लेकिन जो lengthenoids की क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा क्या होती है, फेमिलियर है, तो इस वजह स्टेबल है, तो इस वजह से ये C4 से C3 के अंदर जाना चाहेगा. तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देगा और खुद का क्या होगा, रिडक्शन. Actinoid contraction is greater from element to element than lengthenoid contraction. Why? अब जो हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता जाता है, किसके अंदर, एलिमेंट से एलिमेंट. ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में. ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीज़न अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा साइज़ का वेरिएशन होता है वो अलग अलग होता है और एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या होती है, इरेगुलरिटी होती हैं, क्योंकि 5F जो हमारा बाहर वाला 5F होता है उसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा शील्डिंग नहीं हो पाती है. अब नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के. आयरन एंड स्टील आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल. अब जो हमारा आयरन होता है और स्टील होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड एडिशन ऑफ कार्बन एंड एलोइंग मेटल्स सच एज क्रोमियम, एमन, मैग्नीज एंड निकल. मतलब क्या करेंगे, अब इनका प्रोडक्शन कैसे होगा, आयरन और स्टील का क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिड्यूस करवाएंगे ताकि जो इम्प्योरिटी है वो निकल जाए, और हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, किसका, कार्बन का, और कुछ एलोइंग मेटल्स. एलोइंग मेटल कौन से होते हैं, जो एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिलके क्या करे, एक हार्ड कंपाउंड बना लेगा. ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, किससे, रिस्पेक्टिव मेटल से. तो ये क्या होंगे, एलोइंग मेटल. जैसे कि क्रोमियम हो गया, उसको मिक्स कर दिया आयरन के साथ, या फिर मैग्नीज को मिक्स कर दिया, निकल को मिक्स कर दिया, तो इससे क्या हो जाएंगे, एलोइंग मेटल बन जाएंगे. सम कंपाउंड आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्पेशल पर्पज सच एज TiO फॉर द पिगमेंट इंडस्ट्री. अब जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, वो किसके अंदर यूज़ होगा, पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर. अब जो हमारा MnO2 है वो किसके अंदर यूज़ होता है, ड्राई बैटरी सेल के अंदर. द बैटरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर जिंक एंड निकल कैडमियम. और जो हमारी बैटरी इंडस्ट्री है वो क्या क्या रिक्वायर करती है, जिंक या फिर निकल कैडमियम की बैटरीज आती है ना हमारे, जो इन्वर्टर के लिए यूज़ होती है, या फिर स्कूटी बाइक्स के अंदर. तो वहाँ पे भी क्या होता है, इनका मेटल्स का रोल होता है इंपॉर्टेंट. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 आर स्टील वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड कॉइनेज मेटल. और जो ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 11 के होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कॉइनेज मेटल, क्योंकि कॉइन बनाते थे. ग्रुप 11 के कौन कौन से थे, एक तो था 3D के अंदर तो कॉपर, फिर था Ag, फिर है Au.
ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये क्या होते हैं, कॉइनेज मेटल, क्योंकि कॉपर के भी सिक्के बनते थे, गोल्ड के भी और सिल्वर के भी। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है कॉइनेज मेटल, वो हो गए ग्रुप 11 के, और इनके नाम भी याद करना। और ये क्या होते हैं, जो सिल्वर और गोल्ड के आइटम्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। कहीं कहीं जो कंटेम्प्रेरी यूके है वहाँ पे कॉपर कॉइन्स को क्या करते हैं, कॉपर कोटेड स्टील, मतलब कॉपर कोटेड स्टील की तरह यूज़ करते हैं। द सिल्वर यूके कॉइन्स आर कॉपर निकल अलॉयज, मतलब जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं यूके के अंदर वो क्या होते हैं, कॉपर और निकल का अलॉय से बनते हैं। Many of the metal and their compounds are easily are essential catalyst in chemical industries। और कुछ कंपाउंड और मेटल्स क्या होते हैं, एसेंशियल कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, केमिकल इंडस्ट्री। उसके अंदर पहला है V2O5, क्या कर देगा, कैटलाइज कर देगा ऑक्सीडेशन SO2 की, ताकि हम मैन्युफैक्चर क्या कर सके, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो ये चीज़ें हो जाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि नेम वाइज आपसे पूछ रखा है। अब सीधा क्या पूछेंगे कि यूँ पूछ लेंगे विच कैटलिस्ट इज़ यूज टू कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर सीधा ये पूछ लेंगे कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होगा सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, तो वो कौन सा होगा, H2O5। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, TiCl4 का यूज़ होता है किसके साथ, AlCH3 होल थ्राइस के साथ, और ये क्या बनाता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, जो मैन्युफैक्चर क्या, पॉलीथीन मैन्युफैक्चर में, मतलब पॉलीमराइजेशन के अंदर कौन सा यूज़ होता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, TiCl4 AlCH3 होल थ्राइस। तो ये यूँ का यूँ पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इन्हें, ये तो भूलना ही नहीं है। अब नेक्स्ट है आयरन के कैटलिस्ट। आयरन का कैटलिस्ट कहाँ पे यूज़ होगा, हेबर प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैच द फॉलोइंग आएंगे। ठीक है, कि जैसे आयरन हो गया वो किसके अंदर यूज़ होगा, वो हेबर प्रोसेस के अंदर यूज़ होगा। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में V2O5 हो गया। अब नेक्स्ट है निकल कैटलिस्ट यूज़ होता है किसके अंदर, निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, जो मतलब घी वगैरह बनाते हैं ना ये सिंथेटिक तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है, निकल का कैटलिस्ट, निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है किसका, इथाइन को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करता है, और कौन सा, PDCl2 की प्रेजेंस में। तो PDCl2 क्या हो गया, अपना कैटलिस्ट हो गया। निकल कॉम्प्लेक्स आर यूजफुल इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जो हमारा निकल के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसके अंदर भी हेल्पफुल होते हैं, पॉलीमराइज करेंगे ये एल्काइंस को और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि बेंजीन हो गया। अब जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे रिलाई करती हैं, स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ AGBR। तो ये पैराग्राफ क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट्स बना के लिख लेना, यही चीज़ नीट के अंदर, JEE के अंदर, या फिर और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना CBSE वगैरह के, हर जगह ये पूछी जाएगी 100%। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना बेशक। तो जी जो चीज़ें अब आ गई समरी, तो पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या रह गया था आपका, वो KMnO4 था, और क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट की थी, और KMnO4 की क्या थी कुछ, कि वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं, कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं I- को I2 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, एक रिएक्शंस रहेगी बस। ठीक है, तो उसके लिए एक लास्ट वीडियो बनेगी। तो और फिर बाद में क्या होगा, एक क्वेश्चन सीरीज़ जो चल ही रही है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर, उसका तो क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसके, तो सारे क्वेश्चन जो एक आधे तो क्या है, इतने लेंथी हैं तो वो पूछे भी नहीं जाते एग्ज़ाम में, पता नहीं क्या सोच के दे रखे हैं NCERT में।
लेकिन सारे कवर करेंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश, बस रिएक्शन रहेगी, वो एक वीडियो बनाऊंगी मैं उसके अंदर कंप्लीट। और जो भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, ऑफकोर्स मैं ज़रूर बताऊंगी, चाहे आप 10 बार पूछोगे तो 10 बार भी। थैंक यू वेरी मच।